कल हम जो करे थे, कल आप लोगों ने एक की प्रेसी राइटिंग की थी ना, एक पैसेज की। आज दूसरे की कीजिए। अगर फुल फ्लैश की है तो वुमेन एम्पावरमेंट पे कर लें। अगर आपने शायद वुमेन एम्पावरमेंट पे की थी तो आज फुल फ्लैश पे कर लें। जी ठीक है, थैंक यू। कॉमन रूम में बेटा नॉक करके गर्ल्स को आप कर दीजिएगा वो आ जाए। किन किन बच्चों ने प्रेसी राइटिंग की क्लास मेरे साथ नहीं ली थी, स्पेशली ये वाला डॉक्यूमेंट सब किया था तो सिर्फ आपने बाकी बच्चों ने ली थी। सॉरी, क्लियर नजर नहीं आ रहा, इसको छोटा थोड़ा बेटा। मैंने फाइल आप लोगों के साथ शेयर की हुई है वैसे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा दोबारा से गो थ्रू होते हैं कि जनरल आइडिया हो जाए फिर बारे में। आपने मेरे साथ बेटा शेयर की थी फाइल कल, अभी जिस सुबह मैंने आपको रिप्लाई किया था। अच्छा, प्रेसी राइटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप के पास जो है रिटन फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म होगा उसका, उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। उसकी काइंड ऑफ समरी आप कह सकते हो कि बनानी है, लेकिन इट शुड फॉलो सर्टेन रूल। आपके ओन वर्ड्स में होनी चाहिए, आपकी 1/4 होनी चाहिए, चाहे जितना भी पैसेज आपका वर्ड आया। अगर आप पूरे एक चैप्टर की भी लिख रहे हो तो भी उसका 1/3 आपकी प्रेसी राइटिंग होगी अप्रोक्सीमेटली। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारा 300 वर्ड का अप्रोक्सीमेटली पैसेज होगा, जिसमें हमने 1/3 लिखना है, जो कि हमारा 95 to 100 वर्ड बन जाएगा अगर हम पेपर की बात करते हैं। प्रेसी राइटिंग शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ प्रेसी राइटर। ये एक तो सिंपल तरीन लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसमें आपने कोई ऐसा फैंसी वर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि वर्ड्स को चेंज करना है, इजी सिनोनिम पे इजी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, इजी लैंग्वेज यूज करनी है। इसमें फैंसी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ऐसे राइटिंग नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग नहीं है आपकी, ये एकेडमिक राइटिंग है। एकेडमिक राइटिंग में जितना सिंपल लेंगे उतना बेहतर होगा। The précis writing should be full, that is, it should contain all the essential ideas of the writer. ऐसा ना हो कि क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे ज्यादा हम टाइप करें तो हमारी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने निकाल दी जस्ट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वर्ड्स, और फिर एंड में पता चला कि आपको खुद से पता चलेगा एग्जामिनर ने देखा कि आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर दी, वो निकाल दी जस्ट टू कम अप विद 95 और 100 वर्ड। आपने जस्ट कंसाइज उसको करना है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक और इंफॉर्मेशन आप निकाल दो। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द सेंस आपने निकालनी है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लगती है मेन से हटकर, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक बात उन्होंने कर ली, उसी बात की वजाहतें अगर वो राइटर कर रहा है तो वो वजाहतें हमने जो है वो निकालनी है, लेकिन मेन पॉइंट्स को हमने माइंड में रखना। इस वजह से नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, लेकिन गोल वो आपका प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि इधर से 2-3 वर्ड्स हटा दूं, इधर से 2-3 वर्ड्स हटा दूं तो मेरे 95 to 100 वर्ड्स हो जाए। वो एक एलिमेंट माइंड में रखना है नंबर ऑफ वर्ड्स का, लेकिन ये ना कि बीच बीच में से ऐसा लगे कि चलते चलते बात करते करते गायब हो गया, फिर कोई और चीज शुरू होगी। कनेक्टिविटी नहीं अगर रही है और नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पूरे हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स के तो मार्क्स मिल जाएंगे क्राइटेरिया में, लेकिन वो कनेक्टिविटी के मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपने बीच में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर निकाल दिया तो। इट इज ऑलवेज रिटन इन अ रिपोर्टेड स्पीच। आपने इनडायरेक्ट स्पीच में उसको लिखना है, डायरेक्ट में नहीं लिखना। अगर कोई चीज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी पैसेज के अंदर मेंशन है तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स को ड्रॉप कर कर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उसको प्रेसी राइटिंग में लिखोगे। इसमें भी वही 3 चीजें मेंशन की है जो हम राइटिंग प्रोसेस में कर रहे थे कि आपने पहले एक प्रेसी राइटिंग को रीड करना है, उसके बाद आपने राइट करना है और फिर आपने रिवाइज भी करना है, उसको चेक करना है। वही वाली बात है कि नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पूरे हैं, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने डाल तो नहीं दी, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे से रह तो नहीं गई है, कोई मैंने बहुत ज्यादा लिखते लिखते अपनी पीस ऑफ राइटिंग तो नहीं बना दिया, उसको पढ़ने वाला ऐसा लगे XYZ राइटर की नहीं है, ये तो इस राइटर की लग रही है। रिफ्लेक्शन, हमारी पर्सनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर तो नहीं आ रही है। रिवीजन में हमने वो चेक करनी है चीज, क्योंकि हमें एक टास्क दिया गया है, काम दिया गया है कि ये चीज है, इसको बयान कर दो, दैट इज इट। जैसे ग्राफ्स होते हैं,
हमारे सामने अभी अगर ग्राफ खुल जाए और मैं आपको कहूँ कि इस ग्राफ को सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स की शक्ल दे दो, तो उसमें हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। अगर उसके अंदर कोई XYZ मेंशन नहीं है तो वो हम कैसे डालेंगे? इसी तरीके की एक चीज है कि आपके पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यू जस्ट नीड टू कंसाइज इट, यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन। आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। इफ वन रीडिंग इज नॉट इनफ, एट टाइम्स आपका जो पैसेज कभी शॉर्ट होता है देखने में, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो एक दफा पढ़ने से हो सकता है कि हमें मेन पॉइंट समझ में ना आए, तो आपको दो दफा भी उसको रीड करने की जरूरत पड़ सकती है। यूजुअली ये होता है कि हम जब एमसीक्यूज के लिए, हम पेपर की बात करें, एमसीक्यूज के लिए जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो एक दफा तो हम उससे गो थ्रू हो चुके होते हैं, वैसे राइटिंग के लिए एक और दफा गो थ्रू हो जाए, दो दफा प्रेसिंग राइटिंग के लिए इनफ होता है यूजुअली। लेकिन कभी कभी अगर टेक्स्ट डिफिकल्ट है तो आपको तीन दफा भी पढ़ना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोली कि टाइम को मैनेज करना जरूरी है, कि आपका हो सकता है कि ऐसे का टॉपिक इतना शॉर्ट हो, आपको फौरन से समझ आ जाए, इंस्ट्रक्शन भी बड़ी इजी हो, और आप लिखना शुरू कर दो, आइडिएशन की बॉक्सेस को फिल किया और ऐसे लिखना शुरू। ऑन दी अदर हैंड पैसेज में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। तो जो अलॉटमेंट ऑफ टाइम मैंने बताई है वो अप्रोक्सीमेट है, वो आगे पीछे हो सकती है। हो सकता है आपको 45 मिनट्स लग जाए छोटी के बजाय ऐसे राइटिंग में, और आपको 20 मिनट से भी कम लग जाए आपकी एमसीक्यूज और प्रेसी राइटिंग के अंदर, अलग अलग। तो वो वेरी कर सकता है कि अगर आपको 3 दफा पढ़ना पड़ रहा है पैसेज, तो प्रेसी राइटिंग में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पैसेज ही अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हो, तो लिखने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स तो चाहिए। तो वो वेरी करेगा। इस वजह से हम ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ जी डेटा को 20 मिनट्स दी, ऐसे को 30 दीजिएगा। ये अप्रोक्सीमेट टाइम डिवीजन है, ऊपर नीचे हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। हो सकता है पैसेज बड़ा इजी हो, आपका जो ऐसे का टॉपिक है वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो, वो आपको 2 से 3 दफा पढ़ना पड़े। उसके बाद अब आप सोच रहे हो कि मैं इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करूं, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है, मैंने टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स में कैसे लिखना है, उस पर शायद आपको काम ज्यादा करना पड़ जाए। आइडिएशन हो सकता है कि है आपके लिए, तो वहां थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और प्रेसी राइटिंग में या एमसीक्यूज के जवाब देने में टाइम आपका बच गया है। तो जहां वो टाइम बच गया है तो उसका मतलब है कि हम फिर किसी और जगह किसी और क्वेश्चन उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1 से 2 दफा या 3 दफा भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, इट विल बी गुड फाइंड आउट द लीड और टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये काफी दफा हमने बात की है। खुद भी अगर लिखना है एज अ राइटर या एज अ रीडर, अगर हमने किसी के लिखे हुए को आइडेंटिफाई करना है, तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? सेकेंड हाफ आपका सवाल का सही है, जिसके ऊपर आपका पूरा पैराग्राफ लिखा, and that can be your first sentence, it can be your second sentence, and it can also be the last sentence। याद है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट वाले, कि जिसके अंदर उसने स्टार्ट में किसी ने मेंशन किया हुआ है, किसी में मिडिल में मेंशन किया हुआ है, किसी ने एंड पे मेंशन किया हुआ है, ऊपर सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, एग्जांपल्स दे दी, और एंड में बता रहा है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था। ये भी आपका टॉपिक सेंटेंस लाई कर सकता है, लेकिन यूजुअली फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ होता है यूजुअली। वो फाइल आप लोगों के पास है जिसमें मैंने डिफरेंट पैराग्राफ्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, चेक करिए जरा, बगैर चेक किए ना नहीं करो, पहले चेक करें। एंड लेट मी सी हेयर आल्सो, ग्रुप में चेक करिएगा फाइल। मेन आइडिया को हम, यानी कि टॉपिक सेंटेंस को या मेन आइडिया को पैराग्राफ के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये वाली नहीं है तो मैं फिर अभी जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अगर इधर नेट है तो सही। कि फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन के अंदर ही मेंशन है इसका, और ब्रैकेट के अंदर भी मेंशन है जहां जहां आपके आइडियाज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इधर आपका लास्ट लाइन के अंदर आइडिया है, ये नहीं फाइल शेयर हुई है। ओके, लेट मी हाईलाइट दिस। मैं कहूंगी आप लोगों के साथ जो है ना ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक, हो जाएगी। रीड द पैसेज मोर स्लोली। नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरे से तीसरी दफा पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा स्लोली पढ़ने की आपको जरूरत है। कि प्लीज माइंड में रखिएगा कि टॉपिक सेंटेंस हमारा जरूरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द
पैराग्राफ हो। आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, दूसरा और तीसरी लाइन पढ़ो, अगर आपको लग रहा है कि वो फर्स्ट सेंटेंस को ही आगे लेके चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस ही मेन सेंटेंस है और उसी के बारे में उसने दूसरा, तीसरा और चौथा सेंटेंस लिखा है। और उसमें से फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि मेन हमारा पॉइंट क्या होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने नहीं डाली, लेकिन अगर किसी वजह से वर्ड्स हमारे कम पड़ रहे हैं, 95 से भी कम है, तो इसका मतलब है कि हमने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में से, सेकेंडरी भी 2-3 पैराग्राफ के अंदर ना, एक पैराग्राफ के अंदर 2-3 सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, तो अब हमें ये सेकंड वाला डालना, क्योंकि 8 पॉइंट्स है देने, हमें 8 पॉइंट्स ही हैं, वरना वो 8 पॉइंट्स हमें देंगे नहीं। 8 पॉइंट्स एक्सट्रैक्शन के हैं और 2 पॉइंट्स हमारे टाइटल के होते हैं, तो मिला के 10 पॉइंट्स देंगे। सॉरी बेटा ऑन है शायद, बटन तो नीचे है कि नहीं, फिर कर, बॉयज प्लीज आप कोई कर दोगे जरा ऑन, हो जाता है तो उसकी हालत लग नहीं रही मुझे बस, क्योंकि वहां हमारे पास कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं होता फॉर ऑफ, ठीक है, लेकिन हमारे पास होता है जिससे हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं हमारी सहूलियत के लिए। वो हमारा रफ वर्क भी है और हमारा फेयर वर्क वाला भी है, जो हमने फाइनल लिख कर सेंड करना है। तो उसके अंदर अगर कोई बच्चा चाहे जिसको आदत है नोट्स बनाने की, तो वो आप वहां लिख सकते हो उस बॉक्स के अंदर, लेकिन आपने उसको डिलीट करना है उस रफ वर्क को व्हेन यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ए। और वो जो रफ वर्क है दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द 95 to 100 वर्ड। मालूम आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो मेरे को राइट हैंड साइड पे देखा 95 वर्ड होगा या 100 वर्ड होगा, तो हमने बस करती वो तो रफ वर्क भी इंक्लूडेड होंगे ना, तो रफ वर्क को डिलीट करके फिर आपको देखना है कि अब मेरे पास कितने हैं वो बच्चे हैं। और अगर ये इन केस आप रफ वर्क को के लिए उसको यूज कर रहे हो बॉक्स को, तो प्लीज रफ वर्क को हाईलाइट करके डिलीट करना, एज इट इज उसको सेंड नहीं कर देना किसी भी वजह से। अगर नेक्स्ट बटन आपसे दब भी गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भी गए हो, तो फिर पीछे जा सकते हो, दोबारा पीछे चले जाओ और वो वहीं का वहीं होगा रफ वर्क, उसको फिर डिलीट कर दो। ऐसा नहीं है कि हम सेंड कर रहे हैं कोई आंसर और फिर हम उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, हम आगे पीछे जा सकते हैं, तो उसका मतलब है जब हम वापस जाएंगे तो हमारा आंसर वहीं का वहीं होगा। भी हमने पेपर को सबमिट नहीं कराया, अभी हमारे 2 घंटे की जो वॉच है वो अभी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई। You need to keep in mind that you need to reduce the original passage to the 1/3. ये एक यूनिवर्सल रूल है आपका प्रेसी राइटिंग का। Unimportant things like name and places, they should not figure in it. यानी कि प्रेसी राइटिंग के अंदर अननेसेसरी आपके जगहों के नाम, डेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, अननेसेसरी, ठीक है, कीप इन माइंड। यहाँ उन्होंने मेंशन किया अनइम्पोर्टेंट, ये नहीं कहा कि सिरे से नाम और डेट्स डालो ही ना, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके उस पैराग्राफ से रिलेटेड एज सच, उन्होंने डाल दिया। मेन पॉइंट था उनका, फॉर एग्जांपल 1947 की वो बात कर रहे थे और बीच के अंदर वो 1930s को ले आया है, तो इसका मतलब है मेन पॉइंट हमारा 1947 के इर्द गिर्द घूम रहा है, 1930s को की बात हम नहीं डालेंगे उसके अंदर। तो जो अनइम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, अनइम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, अनइम्पोर्टेंट लोगों के नाम है, वो हम नहीं डालेंगे, जो मेन है हमारा वो हमने ऑब्वियसली डालना। और प्रॉपर नाउन तो आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। Sometimes you may need to work out 3। अच्छा, ये यहाँ थोड़ा सा इधर डरा रहे हैं, पेपर वाले दिन हम ये नहीं कर सकते कि समटाइम्स यू नीड टू वर्क आउट 3 और इवन 4 ड्राफ्ट्स। ये आप समझो कि प्रेसी राइटिंग की बात हो रही है, आई कैप की प्रेसी राइटिंग की बात नहीं हो रही। एज प्रेसी राइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये उसकी बात हो रही है। तो वो भी नहीं, कभी कभी अगर आप बड़े काम कर रहे हो, यानी कि 1000 वर्ड हैं या 2000 वर्ड हैं, या आपके 50 पेजेस की आपके पास कोई चीज है उसकी आप प्रेसी राइटिंग कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 से 3 दफा के ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। अभी रफ ड्राफ्ट की भी एलिमेंट में आपको शायद कई दिन रहना पड़ता है, फिर उसके बाद बनाओगे। तो ये प्रेसी राइटिंग एज अ होल बता रहे हैं, नॉट फॉर द आईपैड पेपर ओनली। प्लीज इस पॉइंट को बहुत जरूरी याद रखिएगा, बार बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इट शुड लुक एज अ होल, कि जब कोई तीसरा बंदा पढ़े तो वो ये कहे कि इन्होंने भी लिखा था ओरिजिनल, मैंने इनकी प्रेसी राइटिंग की थी, आप पढ़ रहे हो, आप कहोगे ये दोनों मैच कर, जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट एज अ राइटर मैंने हाईलाइट की हुई थी और लिखी हुई थी, वो मैंने प्रेसी राइटिंग करते वक्त इनकी मैंने भी वो चीजें सारी कंसाइज करके लिखी हैं। तो एज अ ले मैन, एज अ थर्ड पर्सन, आप कहो कि ओके इनकी राइट, मेरी राइटिंग जो है इनकी राइटिंग पे रिफ्लेक्ट कर रही है,
जो इन्होंने लिखा था उसी को, लेकिन सिंपलर वर्ड्स में और शॉर्ट फॉर्म के अंदर। कोई चीज ऐसी मैंने इंपॉर्टेंट इसके अंदर से नहीं छोड़ दी जो इन्होंने मेंशन किया। थर्ड पर्सन जब आपका पढ़े तो आपको वो फील आनी चाहिए कि दोनों चीजें सेम है। फर्क ये है कि वो लेंदी है, ये शॉर्ट है। वो थोड़ा सा हो सकता है कि फैंसी वर्ड्स यूज किए हुए हो, प्रेसी राइटिंग हमारी सिंपल वर्ड्स में। बस यही डिफरेंस आना चाहिए, और ये आना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए तीसरे बंदों को कि ये डिफरेंस है इसके अंदर, तभी आपकी प्रेसी राइटिंग जो है वो सही होगी। थर्ड एलिमेंट आपका रिवीजन का आ जाता है। वो जो हमने राइटिंग प्रोसेस में किया था कि अब रफ ड्राफ्टिंग कर दी, अब आपने रिवीजन करनी है, कि यानी कि रीचेक करना है अपने काम को, कोई ग्रामर की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्पेलिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मैंने अपनी ओपिनियन तो नहीं डाल दी है कि मेरे ख्याल से, या मैंने अपनी चलते चलते ऐसी सजेशन तो नहीं दे दी है, या मेरे सेंटेंस से भी ये फील तो नहीं आ रही है कि मैंने सजेशन दे दिया। जैसे कल भी एक बच्चे का मैंने कही थी ना, यू शुड या वी शुड, तो वो शुड से जो है ना वो आपकी ओपिनियन जाहिर हो रही है, तो वो कहीं एलिमेंट तो नहीं आ रहा ये रिवीजन में। ये स्ट्रक्चर का वर्ड है, आई डोंट नो बाकी कहाँ चला गया है वर्ड। पीडीएफ फाइल मैंने नेट से ही ली थी। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल तरीके से। ब्रेविटी मतलब कंसाइज होना चाहिए। और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, होना कंसाइज हमने करना है, छोटा फॉर्म में हमने करना है, लेकिन साथ में प्रिसाइज भी रखना है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन राइटर हमें दे रहा है वो हमने कंसाइज करके ब्रीफ करके मेंशन करनी है। उसकी प्रिसीजन यानी कि उसकी जो कन्वे करने का मकसद है या इंफॉर्मेशन है, जो पॉइंट है, वो कहीं हम मिस तो नहीं कर रहे। जो बात वो कहना चाह रहे थे, बात हम कह रहे हैं। फर्क ये है कि कमल पास में कह रहे हैं और सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं। तो प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेट। प्रिसाइज का सिनोनिम कुड बी एक्यूरेट, कि आपकी जो प्रेसी राइटिंग है वो शॉर्ट फॉर्म में हो, लेकिन ओरिजिनल पैसेज के बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसके साथ साथ चल रही। इट शुड नॉट लिफ्ट सेंटेंसेस ओरिजिनल पैसेज, कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते। इट शुड बी रिटन इन द प्रेसी राइटर्स ओन वर्ड्स। आपने अपने ओन वर्ड्स यूज करने हैं, इजी लैंग्वेज यूज करनी है, ये समझो डूज एंड डोंट्स हैं। It should be a miniature version of the original passage, must be in logical order and well knit, यानी कि well connected होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं हो कि एक दो सेंटेंसेस के बाद आप कुछ और बात कर रहे हो, फिर ऊपर वाली बात को आप नीचे कंटिन्यू कर रहे हो। जो चीज हमें अपने ऐसे राइटिंग में रिफ्लेक्ट करनी है कि कंटिन्यूटी हो, वही चीज हमने प्रेसी राइटिंग में भी करनी है, कि हम किसी का काम लिख रहे हैं तो वो भी उसी तरतीब से लिखें, उसी कंटिन्यूटी से, तरह की कनेक्टिविटी बनाए जैसे उस राइटर ने बनाई। लिंकिंग वर्ड्स आप बाय ऑल मींस यूज कर सकते हो। जो आपके साथ मैंने शेयर की थी ट्रांजिशन वर्ड्स जो थे, दे फॉर, फर्दरमोर, हेंस, ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सिचुएशन से आप कर सकते हो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट का अगर कोई पैसेज है, कॉज एंड इफेक्ट का कोई पैसेज है, तो आप ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, रिजल्टिंग इन, इस तरह के अपना वो वर्ड्स यूज कर सकते हो। इट मस्ट हैव अ टाइटल, 2 मार्क्स का टाइटल होता है आपका। must not contain details not found in the original passage। वो बार बार हमें ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में ये बता रहे हैं, याद दहानी करा रहे हैं कि हमने करना असल में क्या है। कोई चीज हमने अपने पास से नहीं डालनी है। Start your précis by highlighting the main idea of the passage. You should create contextual environment where you can place the necessary point। contextual and मतलब वो हम उर्दू में पढ़ते थे सियाक व सबाक, कि जो बात राइटर ने लिखी है वो हम लिख रहे हैं, लेकिन उसको आगे बरकरार कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट है, रेफरेंस आए, जब अगला बंदा आपका पढ़े तो उसको समझ में आए ओके कि पिछली बात से आप आगे चल रही है, कंटिन्यूटी आपकी चल रही है, तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते हैं ये बात आंखें आगे है, फिर जिक्र फिक्र ही नहीं था, तो वो एक आपकी रुकावट आ जाएगी जिनके अंदर एजत नहीं है, तो वो गलत चीज है। आपका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कोई आप जो बात कर रहे हो। कंपेयर एंड क्लेरिफाई लेंदी पैसेज आर्टिकल, ओके ये तो कंपेयर है, ये हमारे लिए नहीं है। मकसद इसका यही है कि हमने कोई भी लेंदी आर्टिकल या पीस ऑफ टेक्स्ट टेस्ट करना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना।
retain the core essence of the word, जो मेन बात जो आप पे करने की कोशिश कर रहा है, हमने उसके इर्द गिर्द भी रहना। आपने उसके थीम को, उसके एसेंस को, उसके मकसद को, जैसे कहते हैं ना, तुमने तो बात करके मकसद ही सॉल्व कर दिया, ये एक्सप्रेशन यूज होता है, तो वो हमने नहीं करना है कि हम अपनी क्रिएटिव राइटिंग ऐसे करें कि सिंपल लैंग्वेज भी हो, 100 वर्ड्स भी हो, लेकिन जो वो बेचारा राइटर कन्वे करने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी नौयत को कम कर दिया या बिल्कुल ही करवा दिया उसको, तो वो एसेंस बरकरार रहना चाहिए। अब वो चाहे हिस्टोरिकल है, चाहे वो साइंटिफिक है, चाहे वो आईटी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो जो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, हमने उसी नौयत से उस बात को कन्वे करना। और ये बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज होती है प्रेसी राइटिंग करना, किसी के काम के साथ हैंकी पैंकी नहीं करनी। ओके, ये वाला पार्ट हमारे लिए नहीं है, पेपर के लिए। स्टेट द पर्पस ऑफ द रिसर्च और पीस ऑफ राइटिंग, क्योंकि ये वो रिसर्च वर्क के लिए होता है, तो दिस इज नॉट फॉर अस as far as I kept the paper is concerned. Do not express your own opinion, wish, remark or criticism. कोई तंज नहीं करना, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, कोई जजमेंटल नहीं होना। Do not insert any in your pressing. Do not use abbreviation or contractions. अगर वहां फुल फॉर्म यूज हुआ है तो हमने भी फुल फॉर्म ही कहीं यूज करना है, अपनी प्रेसी में नहीं यूज करनी, और इवन कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज नहीं करनी। आई वुड की जगह आईड नहीं करना, आई वुड ही करोगे, आई हैवंट नहीं करोगे, आई हैव नॉट ही करोगे। जर्की से क्या मुराद लग रही है आपको यहाँ के? डू नॉट बी जर्की। वो झटके खा खा के जो है, अब वो धक्के मार के गाड़ी नहीं चलती, कभी चलती है, अच्छा लगता है अब चल पड़ी है, खा करके फिर रुकी, फिर चलती है, फिर रुकी। तो वो चीज ना आए कि राइटर के अच्छा अब ये बंदा जो है ना ट्रैक पे आ गया, अब जरा समझ में आ रहा है, फिर अचानक कोई गड़बड़ हो जाएगी, फिर थोड़ा सा वो रीडर आगे चलेगा तो फिर कहेगा हाँ अब ये साइंस बना रहा है, फिर आगे कुछ आगे गड़बड़ होगी। तो वो रुकावटें नहीं आनी चाहिए, वो एज अ स्मूथ जाना चाहिए। बात वही है सब की है, लेकिन इन अदर वर्ड्स कि वो रिमाइंड करा रहे हैं कि स्मूथनेस एंड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ भी कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, लेकिन आई वुड लाइक यू गाइस कि कल जो अभी हमने दो किए थे, उसमें से बच्चों ने एक पे ही प्रेसी राइटिंग की थी, फ्रूट फ्लाइज पे और वुमेन एम्पावर, जिसने जिस पे कल नहीं की थी आज उसके ऊपर जरा कर। ये फाइल शेयर्ड है, ठीक है, इसमें आपके पास काफी सारे सैंपल्स हैं, और मजे की बात यह है कि उन्होंने कुछ ने आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि ओके किस टाइप की प्रेसी राइटिंग मैंने कर इस पैसेज की हो सकती है। नहीं, आई कैप के पेपर में नहीं। जी, अपना वो निकाल दीजिए पेपर पेन। कल मैं देखती हूँ, मैंने तुम साथ शेयर किया हुआ है ना, वो अपना फिर ओपन कर लीजिएगा। ओके, अबू बकर तो नहीं आ रहे। एंड अगेन ये जो सैंपल्स आप करोगे तो उसमें हो भी सकता है कि कुछ वर्ड सेम यूज किए हुए हों, तो आप ये समझो कि 100% एक्यूरेट है नहीं, ये आप समझो कि लाइक 70-80% मार्क्स वाले हैं, नॉट 100% मार्क्स वाले। तो आपने माइंड में ये रखना है कि मैंने पूरी कोशिश करनी है कि मैं वो वर्ड्स यूज ना करूं। अब जैसे एक चीज यहाँ नोट करना आप लोग, फर्स्ट वाला ये जो सामने सेंटेंस आ रहा है, इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर वेल एजुकेटेड of brave man to make money the chief object of his thoughts, just as it is for him to make his dinner for principal object of them. अब यहाँ उन्होंने तीन चार एडजेक्टिव बता दिए एक बंदे से, ठीक है, वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, ब्रेव मैन। अब हमने तीनों के सिनोनिम्स भी डालने। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसाइजिंग एंड समराइजिंग एंड या पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग से कोई हम एक
जो है वो एक एडजेक्टिव उस बंदे के लिए नहीं, ठीक है, एक बंदे की बात कर रहे हैं कि इतने सारे एडजेक्टिव डालने की क्या जरूरत है, हमें अपनी प्रेशराइटी में कोई एक पकड़ लेते हैं, डाल देते हैं। अगर वो जो है फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं जिम का आ रहा है कि जी ये बंदा जो है ना इतना हेल्थ कॉन्शियस है, वो जिम भी जाता है और जिम जाकर फलाना 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 काम करता है, तो बस हम ये बता देंगे कि जो वीकेंड जिम के अंदर एक्सरसाइज करता है, बस अब वो फलाना फलाना काम करता है, वो इरेलीवेंट हो जाएगा हमारे लिए, हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम हो गए। और बेसिक एसेंस हमने बता भी दिया कि जी वो वीकेंड्स के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है, वीकडेज के ऊपर नॉर्मल वर्कआउट करता है। अब वो वीकडेज पे क्या क्या काम करता है और वीकेंड्स पे क्या, तो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मेन एसेंस ये है कि वीकेंड पे ज्यादा, वीकेंड्स पे कम वर्कआउट, बस वो मेन चीज होगी हमारी। तो इस तरह पढ़कर हमने अपने जो है वो इंफॉर्मेशन में से चीजें निकालनी है कि वो बेतरतीबी भी ना लगे और एज अ होल भी वो मेंशन हो जाए और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे रह जाए। ओके, आप तो स्टार्ट करो। फ्राइडे सैटरडे अब आप लोगों की क्लास होगी तो उसमें हम लोग फिर हाफ एन आवर मॉक टेस्ट लेंगे। फ्राइडे सैटरडे अल्लाह करे कि लैब हो जाए, वरना फिर मेकअप क्लास है, तो फिर देखते हैं, फिर थर्सडे फ्राइडे कर लेते हैं। कंफर्म कर ले, मैं टीए से कंफर्म कर लूंगी कि लैब अवेलेबल है कि नहीं। ओके, जाएंगे।